एवं अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद की प्रासंगिकता और उसकी उपादेयता पर। आज के युग में, विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में, अनुवाद ने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग उपादेयता सिद्ध की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद को अब एक समादृत अनुशासन के रूप में, एक उपयोगी अनुशासन के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है। वह जो अनुवाद के प्रति नकारात्मकता थी, अनुवाद को मौलिकता से दूर एक अनुशासन के रूप में, एक माध्यम के रूप में देखा जाता था, उस धारणा में अब बदलाव आया, परिवर्तन हुआ और ये बात अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जाने लगी कि अनेक क्षेत्र, अनेक आयाम ऐसे हैं, अनेक दिशाएं ऐसी हैं जहां अनुवाद को हम एक सशक्त साधन और उपकरण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अनुवाद के बिना अब गति प्रगति की और प्रचार प्रसार की संभावनाएं दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ है कि अनुवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, विरासत या धरोहर के क्षेत्र में, भाषाओं के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और यहाँ तक कि उन अन्य क्षेत्रों, दिशाओं और आयामों के, विशेष रूप से रोजगार, रोजी रोटी, आजीविका, इन सब के क्षेत्र में भी अनुवाद ने अपनी पैठ सिद्ध की है, अपनी उपादेयता पर प्रकाश डाला है। तो ऐसी महत्वपूर्ण विधा, ऐसा उपयोगी एक अनुशासन, ये जो दृष्टिकोण का परिवर्तन है, यह समय की एक अपेक्षा, एक मांग भी है। भाषा अब प्रौद्योगिकी से जुड़ गई है। अनुवाद भी अब प्रौद्योगिकी से जुड़कर राष्ट्र के विकास में, संस्कृति के विकास में, वैचारिकता और मूल्यों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें अनुवाद को एक सशक्त उपकरण और माध्यम के रूप में एक पहचान दी गई है। कभी तमाम तरह की नकारात्मक उक्तियों से अनुवाद और अनुवादक को जिस तरह से देखा और संबोधित किया जाता था, अब उसके नितांत विरुद्ध बहुत सकारात्मक, बहुत सार्थक उपादेयता के संदर्भ में उसे याद किया जाता है। अनुवाद ने बहुत से ऐसे गह्वर, जिनके मार्ग अवरुद्ध थे, बंद थे, उनके द्वार खोल दिए हैं। देश विदेश में आवागमन, उसे सहज और सरल बना दिया है। राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर भी, जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुभाषा भाषी देश है, अनेक प्रकार की भाषिक संस्कृतियां हैं, उन सब में भी एक संवाद स्थापित करने का काम अनुवाद ने किया है। यानी मौन को तोड़ने और संवाद को स्थापित करने वाली यह विधा अनुवाद आज 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, मशीनी परिवर्तन और सबसे बड़ी बात बाजारवादी संस्कृति,
इन सब में अनुवाद ने अपनी सार्थकता, अपनी प्रासंगिकता, इस पर ध्यान आकृष्ट किया है। अनुवादक के विषय में भी अब जो पारंपरिक कुछ मान्यताएं थीं वो भी बदली हैं। अब अनुवादक दोयम दर्जे का व्यक्ति नहीं रहा। अब अनुवाद अग्रिम पंक्ति में स्थापित या विराजित होने का अधिकारी बन गया है। अब अनुवाद अनुकरण मात्र नहीं है। अनुवाद को यह भी कहकर नकारा जाता था कि उसमें मौलिकता की, सृजनात्मकता की कमी है, किंतु सत्य अंततः उद्घाटित होता ही है। और ये बात अब जग विदित है कि यदि अनुवादक सृजनात्मक है, रचनात्मक है, क्रिएटिव है, तो अनुवाद भी सृजनात्मक होगा। यह काफ़ी हद तक निर्भर करता है अनुवादक की दक्षता पर, कला पर, विषय बोध पर, भाषा बोध पर। अगर वो समर्थ है, सक्षम है, अनुभवी है, अभ्यास युक्त है, और सबसे बड़ी बात यह कि यदि वो अनुवाद के माध्यम से स्रोत भाषा की सामग्री को आत्मसात करता है और उसे लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का संकल्प शुद्ध है, सशक्त है, तो अनुवाद रचनात्मक होता है, सार्थक होता है, उपयोगी होता है, और उससे समाज, संस्कृति और देश सृष्टि के नागरिकों का, निवासियों का कल्याण भी होता है। इस दृष्टि से अनुवाद को हम निश्चित रूप से, अंग्रेजी में रेलेवेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आज की दुनिया में अनुवाद की सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता लगातार बढ़ रही है और उसे स्वीकृत भी किया जा रहा है। ये हम जानते हैं कि 21वीं शताब्दी का प्रारंभ और अब तक के लगभग इस शताब्दी के 1/4 वर्ष यानी 25 वर्ष और 20वीं शताब्दी का जो अंतिम 2 दशक का समय है, यदि उसको देख लें तो धीरे धीरे सूचना और संचार क्रांति बढ़ती चली जा रही है और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने इस पूरे युग पर न केवल भारत में अपितु विश्व में अपना आधिपत्य बना लिया है। हमारी तो यानी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो पारंपरिक सोच है, वो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है और हम वसुधैव कुटुंबकम को एक पवित्र पुनीत भावना के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे साकार करना भी चाहते हैं। एक समय वह था जब हम एक नगर से दूसरे नगर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में जाना तो चाहते थे, किंतु उसके लिए साहस जुटाना पड़ता था, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती थी और मन से तथा कर्म से ऐसा लगता था कि ये एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है। दूसरे स्थलों पर जाने के लिए वाहन नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, संचार के साधन और माध्यम नहीं थे, तो लंबी अवधि हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए चाहिए होती थी। कई कई दिन, सप्ताह, महीने, वर्षों लग जाते थे, क्योंकि पैदल जाने आने में और दूर दराज तक जाने के लिए यदि कोई बहुत इक्का दुक्का साधन उपलब्ध भी हों तो उनके लिए धन खर्च करने की क्षमता ना होना, ये तमाम कारण थे। इसलिए हमारे
जो साधन थे आवागमन के, वैचारिक संदेश और संचरण के, ये बहुत सीमित साधन थे। धीरे धीरे हमने इस दिशा में कार्य किया और यहाँ तक कि किसी दूसरे राष्ट्र में अगर जाना हो या वहाँ तक अपनी किसी बात को, किसी मंतव्य को पहुँचाना हो, उन्हें समझाना हो, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था। हमने संचार और सूचना के माध्यमों में शोध के आधार पर, उपलब्धियों के आधार पर कुछ कुछ स्थितियों को अनुकूल किया, सामान्य किया, और हमें ये लगने लगा कि इन सब के बिना प्रदेश में, विदेश में हम बहुत अपरिचित सा महसूस करते रहे। एक परायेपन का सा, एक अकिंचन भाव का बोध हमें होता था। इसलिए परदेश या विदेश गमन से पहले व्यक्ति कई बार, अनेक बार सोचता था। वह निश्चिंत होकर कार्य व्यापार के लिए यदि बढ़ना भी चाहे तो बढ़ नहीं सकता था। रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, आयात निर्यात के लिए, व्यवसाय के विस्तार के लिए, क्रय विक्रय आदि के लिए उसे तमाम तरह की सीमाओं का सामना करना पड़ता था। किंतु समय बड़ा बलवान है, बदला, परिवर्तन हुआ और ये जो आवागमन के मार्ग हैं, राहें हैं, इनके अवरोध दूर हुए। निर्बाध गति से आवागमन प्रारंभ हो गया और अनेक क्षेत्रों में शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, व्यवसाय, तकनीक, प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि, इन सब क्षेत्रों में एक बदलाव आया। धीरे धीरे हम विकासशील बने और अब स्थिति विकसित होने की दिशा में हमें ले जा रही है। विदेशी कंपनियां, जो बहुउद्देशीय व्यापार तंत्र है मल्टीनेशनल कंपनीज का, वो अब अपने पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया के देश एक दूसरे देश से लाभान्वित हो रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं। उनकी उपलब्धियों, उनकी खोजों का लाभ ले रहे हैं। वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सृजन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, भाषा का क्षेत्र हो, खेल और मनोरंजन का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में अब दुनिया के सभी देश एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं और एक दूसरे तक अपनी उपलब्धियों को सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। हजारों भारतीय अब विश्व के कोने कोने में रच बस गए हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां भारत की मनीषा, जहां भारत की प्रतिभा, जहां भारतीय प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित ना हो। वो अपने ज्ञान से, अपनी तमाम तरह की अद्यतन, अधुनातन वैश्विक जानकारियों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा दीक्षा का हो, शासन प्रशासन का हो, चिकित्सा मनोरंजन का हो और तमाम तरह के अन्य अनुशासनों का हो, हम देख सकते हैं कि भारतीयों ने, भारत के नागरिकों ने, भारत की मनीषा ने, यहाँ के कर्मठ कर्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सेवकों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने, शिक्षकों ने
दुनिया के अनेक देशों में जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत सी संस्कृतियों का यह देश है। हमारे देश में, जिसको बहुभाषा भाषी देश के रूप में देखा और स्वीकारा जाता है, और हर भाषा एक संस्कृति का वहन भी करती है, एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। ऐसे में ये मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल, बहुभाषा भाषी और बहुसांस्कृतिक देश के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। और स्वाभाविक है कि संस्कृतियों से जुड़े हुए रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं, विश्वास, आचरण, व्यवहार, संस्कार, ये सब उन संस्कृतियों, उन भाषाओं, उन राज्यों, उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो परस्पर भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान, विचार विनिमय, ज्ञान विनिमय, ये तो होता ही है। और वैश्विक धरातल पर भी यही सब स्थितियां देखने को मिलती हैं। हमारी वैचारिक भावभूमि विश्व के कोने कोने में अब प्रसारित हो रही है। अब वह युग नहीं है, अब वह षड्यंत्र भी नहीं है जिसके तहत भारत को गरीबों का, फकीरों का, याचकों का, सपेरों का, लुटेरों का देश घोषित किया गया था। वह अंग्रेजी के ज्ञाता, अंग्रेजी से या अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विदेशी लोग जो इस विश्वगुरु भारत की छवि को धूमिल करना चाहते थे, किसी सीमा तक उन्होंने प्रयत्न भी किया, किंतु अब कम से कम वह स्थितियां नहीं हैं। अब पूरा विश्व भारतीय प्रतिभा से, भारतीय मेधा से, भारतीय कर्तव्य निष्ठा से, संघर्षशीलता से परिचित है, अवगत है, और अब तो स्तब्ध भी है कि इस देश की मिट्टी में, इस देश की हवा में, वायु में, इस देश के परिवेश में, इस देश की सांस्कारिक विरासत में कुछ बात ऐसी है कि हर बड़ी से बड़ी चुनौती को, समस्या को, आपदा को, प्राकृतिक आपदा को इस देश के लोग सामना करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं, उसका निराकरण करते हैं और फिर से संघर्षरत होकर उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरी परिणामगत स्थिति तक ले जाने में यदि कोई अनुशासन है जिसने भारतीय मेधा और प्रतिभा को विश्व के मंच पर प्रतिष्ठित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है, तो वह अनुवाद है। इसलिए अनुवाद को हम एक उपयोगी साधन के रूप में और एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में देखते हैं। पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रही समृद्धि, हम जानते हैं कि देश के अनेक देश हैं, दुनिया के अनेक देश हैं जो ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों को अर्जित करने में, खोज निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो मील के पत्थर स्थापित किए हैं, पूरा विश्व उससे हतप्रभ है। इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने जो पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त किया है, वह पूरा विश्व इस बात से उपकृत है, लाभान्वित है, अवगत है। तो संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग तरह से खोजें हो रही हैं, उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं और उनकी समृद्धि और अद्यतन जानकारी, यदि इसको हम अपने देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने देश के नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, बल्कि आधुनिकता और आधुनिकीकरण की इस दौड़ में हमें
उनके साथ मिलकर चलते हुए उनसे आगे भी निकलना है। तो इन सब में अनुवाद के माध्यम से ही संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। देश विदेश की भाषाओं में अनुवाद से हम कुछ ऐसे सेतु बनाना चाहते हैं, पुल बनाना चाहते हैं, जिससे आवागमन सहज हो, सरल हो और किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अवरोध ना हो। इसलिए अनुवाद है क्या? अगर अवधारणा के स्तर पर, कंसेप्ट के स्तर पर देखें तो है तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वद धातु से बनने वाला जो शब्द अनुवाद है, उसके प्रारंभ में एक अनु उपसर्ग लगा है। वद धातु में घ प्रत्यय जुड़ने से यह एक भाववाचक संज्ञा बनता है और इसके जुड़ने से वाद शब्द बन जाता है। इसका अर्थ ही होता है कहने की क्रिया या कही हुई बात। वाद में पूर्व, वाद से पूर्व अनु शब्द उपसर्ग के रूप में, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, वह जुड़ता है और जब अनु शब्द वाद से पहले लगता है तो अनुवाद शब्द बनता है। अनु उपसर्ग का अर्थ ही है पीछे या बाद में। इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ किसी कही हुई बात को फिर से कहना या बाद में दोहराना, अर्थात पुनः कथन करना। संस्कृत भाषा का यह शब्द अनुवाद हिंदी में आकर भाषा अनुवाद कहलाने लगा। भाषा अनुवाद अर्थात किसी एक भाषा में कही गई बात को बोलचाल की प्रचलित दूसरी भाषा में फिर से प्रस्तुत करना, कहना। यह वास्तव में भाषा अनुवाद का अर्थ का द्योतक बन गया। इस तरह पारिभाषिक रूप में अनुवाद का अर्थ हुआ किसी एक भाषा की किसी उक्ति या कथन विशेष के अर्थ को किसी एक भाषा यानी स्रोत भाषा जिससे हम अनुवाद करना चाहते हैं उसे स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। जिसमें हम अनुवाद करना चाहते हैं उसे लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो किसी एक भाषा की किसी उक्ति या कथन विशेष के अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए से अर्थ है कि उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ जुड़ना नहीं चाहिए, उसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। अंतरण करते समय दूसरी भाषा में ले जाते हुए कोई भाव, विचार, तथ्य छूट ना जाए। तो कथन विशेष के अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में उसे यथासंभव यथारूप प्रकट करना या मूल भाषा के शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के शब्दों में अंतरित करना, ये अनुवाद शब्द की वस्तुतः पारिभाषिक अवधारणा है। भारतीय दर्शन, भारतीय मीमांसा, भारतीय औपनिषदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इन सब में अनुवाद कृत्य के लिए, कर्म के लिए जगह जगह अलग अलग स्थलों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। छाया भी एक अनुवाद का ही रूप है। भाषा करना, सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाए। तो भाषा बनाना माने उस समय की सहज सरल बोधगम्य भाषा में किसी रचना विशेष, विचार विशेष का अंतरण कर देना, टीका करना, व्याख्या करना। भाषानुवाद, भाषांतरण, तर्जुमा आदि या उल्था आदि अनेक शब्दों की सुदीर्घ यात्रा पूरी करता हुआ यह शब्द 19वीं शताब्दी के अंत में आकर पारिभाषिक शब्द अनुवाद के रूप में स्वीकृत और मान्य हो गया। इस तरह मित्रों, अनुवाद वास्तव में एक पारिभाषिक शब्द है, एक अवधारणात्मक शब्द है और अपने भीतर वो एक पूरी प्रक्रिया को आत्मसात किए हुए है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अनुवाद जितना महत्वपूर्ण, जितना सार्थक है, उतना ही वो वैश्विक ज्ञान को आत्मसात करने में सहायक भी है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं।
पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।